नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अफगान शासक शेरशाह सूरी का भू राजस्व प्रबंध। भू राजस्व प्रबंध पढ़ने से पूर्व हम एक बार पिछले वीडियो पर ध्यान देंगे। इससे पूर्व हमने शेरशाह सूरी का प्रशासन में योगदान देखा। उसका प्रशासन समानता के सिद्धांतों पर, शक्ति के केंद्रीयकरण पर, जन कल्याण की भावना पर आधारित था, जिसमें योग्यता को महत्व दिया जाता था। सबके समान न्याय व्यवस्था में विश्वास रखा जाता था। प्रशासन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अपराधियों पर नियंत्रण रखा जाता था। राज्य की समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो बच्चों, हमने देखा केंद्रीय शासन में सम्राट प्रमुख होता था। वो सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति और समस्त अधिकारियों, न्यायाधीशों, सेनापतियों और मंत्रियों की नियुक्ति करता था। उसकी सहायता और सलाह के लिए केंद्रीय विभाग गठित किया गया था, जिसमें दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालात, दीवाने इंशा, दीवाने काजी, दीवाने बरीद इत्यादि विभाग कार्यरत थे। केंद्रीय शासन के साथ साथ हमने अध्ययन किया प्रांतीय शासन प्रबंध। प्रांतीय शासन प्रबंध सरकार में विभक्त था। सरकार का शासन प्रबंध मुख्य शिकदार, मुख्य मुंसिफ के हाथों में था। सरकार परगनों में विभक्त थी। परगने में शिकदार, मुंसिफ, खजांची, कारकुन होते थे। ग्राम शासन प्रबंध को हमने देखा। परगने गांव में विभक्त थे, जहां पर मुकदम, चौधरी, पटवारी कार्यरत थे। सैनिक व्यवस्था में हमने देखा कि किस तरह उसने एक स्थायी सेना का गठन किया। सैनिकों की भर्ती दीवाने आरिज विभाग द्वारा की जाती थी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, उनके हुलिया लिखा जाता था और घोड़ों को दागा जाता था। कठोर अनुशासन सेना में था। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था जिन सिद्धांतों पर अवलंबित थी, उनमें प्रजा के सुख सुविधा को ध्यान में रखा जाता था। करों को लागू करते वक्त नरमी रखी जाती थी, लेकिन वसूली कठोरता से की जाती थी। उपज के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया जाता था, अर्थात जितनी उपज होती थी उसके आधार पर भूमि कर लिया जाता था। किसानों का भूमि पर स्थायी अधिकार होता था। भूमि की पैमाइश की जाती थी और भूमि कर का निर्धारण किया जाता था। तो अब बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले भूमि की पैमाइश। अब भूमि की पैमाइश किस तरह से होती थी कि कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कर ली जाती थी, यानी कि उसको नाप लिया जाता था और उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। पैमाइश के लिए, अर्थात नापने के लिए जो पैमाना यूज में किया जाता था, वो सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता था। उपज के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता था, जैसे उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। ये होती थी भूमि की पैमाइश। फिर भूमि कर का निर्धारण किस तरह से किया जाता था? उपज और जो उसकी पूरी जो उपज होती थी, उपज का औसत निकाल कर भूमि कर निर्धारित किया जाता था और उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। डॉक्टर कानून गो लिखते हैं कि 1/4 भाग भूमि कर लिया जाता था, 1/3, 1/4 नगद या अनाज के रूप में किसान देने के लिए स्वतंत्र थे, परंतु शेरशाह सूरी ने नगद भूमि कर को ही प्राथमिकता दी। तो बच्चों, हमने देखा भूमि कर का निर्धारण, भूमि का जो है जितनी उपज होती थी उसका 1/3, 1/4, इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर कानून गो लिखते हैं कि 1/4 लिया जाता था
और जो भूमि कर लिया जाता था वो नगद भी लिया जा सकता था और किसान स्वतंत्र था, अनाज के रूप में भी दे सकता था, परंतु शेरशाह ने नगद भूमि कर को ही प्राथमिकता दी थी। अब अगला हम देखेंगे भूमि कर निर्धारित करने की प्रणालियाँ, कि भूमि कर निर्धारित किस तरह से किया जाता था। उस समय मध्यकाल में 3 प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित थी। एक जो पहली प्रणाली कहलाती थी वो जब्ती प्रणाली कहलाती थी, दूसरी प्रणाली कनकूत या नष्क कहलाती थी और तीसरी गल्ला बख्शी या बटाई प्रथा कहलाती थी। अब ये सबसे पहले हम देखेंगे जब्ती प्रणाली क्या थी। किसान और सरकार के बीच एक ठेका होता था जिसमें किसान प्रति बीघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए कर देता था। मतलब जब्ती प्रणाली में जैसे 5 साल के लिए किसान और सरकार के बीच ठेका हो गया, तो उसे जो ठेके में उसने प्रत्येक साल उसे वही कर देना है या उपज का भाग देना है जो उसने पहले साल निर्धारित कर दिया। तो इसमें जो है प्रति चाहे कितना ही उसके उपज हो, कितनी ही पैदावार हो, कितनी ही कम हो, कितनी ही ज़्यादा हो, उसने जो निर्धारित कर लिया, जो रिकॉर्ड में लिखाई आ गया, उसे वो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत देना पड़ता था, उपज का भाग देना पड़ता था। नष्क क्या होता था या कनकूत क्या होता था? नष्क प्रणाली में किसान और कर्मचारी फसल काटने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते थे और उसके आधार पर सरकार भूमि कर के रूप में अपना भाग ले लेती थी। मतलब जब किसान के खेत पर ही जो अफसर कर्मचारी पहुंच जाते थे और अनुमानित उपज का आंकलन कर लेते थे और उसके आधार पर सरकार अपना भूमि कर लेती थी। अब तीसरी प्रणाली जो है बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली। अब बटाई में क्या होता था? जो पकी हुई फसल होती थी किसान के खेत पर, उसको 3 बराबर ढेरों में विभक्त कर दिया जाता था। एक ढेर सरकार रख लेती थी और 2 ढेर किसानों के पास रखे जाते थे और सरकार अपना एक ढेर ले लेती थी। ये बटाई प्रथा, गल्ला यानी गल्ले कर दिए जाते थे। जैसे एक शब्द आता है गल्ला करना, अलग अलग इकट्ठे कर देना, वही भाग वही प्रणाली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार की प्रणालियाँ हमने देखी, जब्ती प्रणाली, कनकूत और गल्ला बख्शी। तो ये आपके बच्चों आ सकता है कि शेरशाह की जब्ती प्रणाली क्या थी। जब्ती में हमने देख ही लिया, एक ठेका प्रणाली थी, ठेका हो जाता था और निर्धारित राशि प्रतिवर्ष देनी पड़ती थी किसान को, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, चाहे अकाल की स्थिति हो। जो एक बार तय हो गया वो उसे देना पड़ता था कर। कनकूत में क्या होता था? काटने से जो फसल कटती थी उसका पहले अनुमान हो जाता था और उसके आधार पर कर दिया जाता था। और बटाई में 3 भाग, उपज के 3 भाग यानी कि जो फसल होती थी उसके 3 पार्ट कर दिए जाते थे। एक ढेर सरकार ले लेती थी, 2 ढेर किसान के पास रह जाते थे। अब हम देखेंगे पट्टा और कबूलियत। ये पट्टा क्या होता था? भूमि कर निर्धारित हो जाने के बाद किसानों को एक पट्टा दिया जाता था जिसमें क्या क्या लिखा होता था? भूमि का क्षेत्रफल होता था, भूमि कर आदि का उल्लेख होता था, भूमि के मालिक का नाम होता था, कहाँ पर वो अवस्थित है भूमि वो उसका जिक्र होता था और इसके बदले में किसान को कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वो उसे सरकारी रिकॉर्ड के लिए रखा जाता था। तब पट्टा तो किसान को दे दिया जाता था जिसमें कि उसका जो निर्धारित भूमि कर है उसका उल्लेख होता था और सरकार एक कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराती थी, वो रिकॉर्ड में रखा जाता था कि किसान कबूल करता था कि वो निर्धारित धनराशि उपज के कर के रूप में राजकोष में जमा कराएगा।
इसके अलावा किसानों से और कौन कौन से कर लिए जाते थे? दो प्रकार के कर और थे, जरीमाना और मुहसिलाना। जरीमाना कर जो है भूमि की नाप के लिए लिया जाता था और मुहसिलाना कर लिया जाता था। ये भूमि कर 2.5 से 5% तक लिए जाते थे। इनके अतिरिक्त किसानों को कुल भूमि कर का 2.5% और देना पड़ता था। कर को अनाज के रूप में भी दिया जा सकता था और ये एक सुरक्षित भंडार के रूप में रखा जाता था। इस सुरक्षित भंडार से अकाल तथा सूखे के समय किसानों की सहायता की जाती थी। अब बच्चों हम देखेंगे तकाबी ऋण। तकाबी ऋण क्या होता था? किसानों को कृषि को सुधारने या उपज का विकास करने के लिए राज्य की ओर से तकाबी ऋण दिया जाता था। ये एक प्रकार से सरकारी ऋण होता था जिसे आसान किस्तों पर किसानों द्वारा चुकाया जाता था। तो यानी कि जो है सरकारी ऋण जो किसानों को मिलता था वो तकाबी ऋण के नाम से जाना जाता था और किसान इसे अपनी भूमि को कृषि को सुधारने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए सरकार से ले सकती थी और किस्तों में इसे चुका सकती थी। इसके अलावा बच्चों भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो हमने देखा कि पहले भूमि की पैमाइश होती थी, फिर भूमि कर का निर्धारण होता था, 1/3 1/4 लिया जाता था। फिर भूमि कर किस तरह लिया जाए, किस प्रणाली के अंतर्गत लिया जाए, वो हमने देखा। जप्ती प्रणाली होती थी, नष्क कंकूत होती थी, बटाई प्रणाली होती थी। इसके आधार पर भूमि कर लिया जाता था और भूमि कर का जिक्र पट्टा में होता था जो किसानों को दिया जाता था और किसान कबूल करता था उस भूमि कर देने के लिए, तो उसे कबूलियत पर हस्ताक्षर करने होते थे। इसके अलावा जरीमाना, मुहसिलाना, ये जो भूमि को नापते थे उनके और लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों का एक प्रकार से ये कर होता था। ये भी किसानों से लिया जाता था। किसानों को एक ऋण भी दिया जाता था, सरकारी ऋण होता था, तकाबी ऋण। यदि उनके फसलों को सुधारना है, भूमि कर कृषि उपज बढ़ानी है तो वो सरकार से आसान किस्तों पर इसे ले सकता था। अब बच्चों हम देखेंगे किसानों की भलाई के लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे। किसानों की भलाई के लिए उसने नियम और आदेश जारी किए थे कि भूमि कर निर्धारित करते समय नरमी और वसूली करते समय कठोरता का प्रयोग किया जाए। सैनिकों को आज्ञा दी गई कि वे कूच करते समय खड़ी फसल को नष्ट नहीं करें और अगर कोई सैनिक इसका उल्लंघन करता था तो उसे कठोर दंड से नवाजा जाता था। अब राजस्व व्यवस्था के दोष। किसानों को भूमि कर व अन्य करों को मिलाकर एक बहुत बड़ा भाग करों के रूप में देना होता था। कृषि योग्य भूमि की वार्षिक पैमाइश और प्रतिवर्ष पट्टे और कबूलियत में लिखे जाने से किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जागीर प्रथा पहले की भांति प्रचलित जागीरी में अत्यधिक भूमिकर निर्धारित होता था। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी बहुत अधिक होती थी, पर इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद राजस्व सुधारों से किसानों को अधिक लाभ हुआ था। अवैध करों से मुक्ति मिल गई थी। भूमि कर की दर निश्चित हो जाने से तथा पट्टे में किसानों को दिए जाने वाले तो बच्चों राजस्व व्यवस्था का महत्व हम देखेंगे
कि किसानों को अधिक लाभ हुआ, अवैध करों से मुक्ति मिल गई, भूमि कर के निश्चित हो जाने से वो सरकारी कर्मचारियों के शोषण से बच गए, किसान भूमि पर स्थायी अधिकार समझने लगे, इससे वो खेती में रुचि लेने लगे, अत्यधिक परिश्रम करके अपनी उपज को बढ़ाने के विचार और प्रयोग करने लगे। राजस्व और भूमि कर के संबंध में सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया। तो शेरशाह द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था में प्रयोग किए गए, उससे जहां एक और किसानों को लाभ हुआ और किसानों की भूमि में सुधार हुआ, और अब हम आगे देखेंगे कि शेरशाह की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, अकबर ने इसी को इम्प्लीमेंट किया था और उसने आईन दहसाला एक नवीन भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित की थी, जिसमें बहुत सारे नियम और पद्धतियाँ जो सुधार थे वो शेरशाह सूरी से अंगीकार किए थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। और बच्चों, ये आपके जो है 1 वर्ड में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके एक जो है 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था पर विस्तार से लेख लिखिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अपने आंसर में लिखने हैं।